नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सरकार कई योजनाएं चलाती है ताकि जरूरतमंद को उनका लाभ मिल सके, लेकिन कई जगह ऐसी धांधलेबाजी देखने को मिलती है जहां लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फर्जी कागज बनवा लेते हैं या किसी मृत का नाम उस योजना में डाल दिया जाता है। इसी के चलते सरगुजा में महतारी बंधन योजना को भी लेकर जांच की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। सरगुजा जिले में महतारी बंधन योजना से लाभ ले रही महिला लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया तेजी से हो रही है। बता दें कि बस्तर जिले में कर्मचारी के घर की महिलाएं भी महतारी बंधन योजना का लाभ ले रही हैं, जिसके बाद प्रशासनिक तौर पर जांच पड़ताल प्रदेश भर में की जा रही है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो टैक्स लेते हैं, जो सक्षम भी हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं। महतारी बंधन योजना गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए चलाई गई थी, लेकिन जो पहले से आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार ऐसे भी लोगों की पड़ताल कर रही है जो जीवित नहीं है और उनके नाम पर भी पैसे निकाले जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना जांच के बाद ही संभव है। इसलिए महतारी बंधन योजना के लाभ के लिए दिए गए दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है, जिसके तहत सरगुजा कलेक्ट्रेट के अंदर स्थित कार्यालय महिला बाल विकास में काफी भीड़भाड़ के साथ सहायता कार्यकर्ता सुपरवाइजर उपस्थित रहे, जिन्हें सरिता सिंह कार्यक्रम अधिकारी ने बातचीत कर दिशा निर्देश दिए। मैम, यहाँ कार्यालय में आपके यहाँ बहुत सी महिलाएं आई हुई हैं जो कार्यरत हैं आपके यहाँ, क्या खास है यहाँ पर? एक्चुअल में महतारी बंधन के जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उनमें से 6-7 महीना के अंदर किसी महिला की मृत्यु हो गई है या किसी के मतलब किसी की नौकरी लग गई है पति की, तो वो खुद को इस योजना के लाभ से वंचित रखना चाहती हैं। तो ऐसे कुछ आवेदन आए हैं और मेन जो मकसद है कि हम चेक करें, एक बार क्रॉस चेक करवा रहे हैं। मतलब जो एक सेक्टर का फॉर्म है वो दूसरे सेक्टर की सुपरवाइजर से क्रॉस चेक करवा रहे हैं कि पात्र हितग्राही क्या है। और स्पेशली मृत्यु, बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो गई है, तो उसको उस सूची से हटा रहे हैं और जो पात्र महिलाएं हैं उनका भी एक बार जांच की जा रही है कि ये पात्र हैं कि नहीं है। और कुछ जो पेंशनधारी महिलाएं हैं उनके लिए है कि जैसे वृद्धा पेंशन मिल रहा है, निराश्रित पेंशन मिल रहा है, तो उनको आधी राशि मिलेगी 500 रुपए, तो उसको एक बार वेरीफाई किया जाएगा। 100 रुपए घट जाएगा अगर उनको कोई पेंशन पहले से मिल रहा है। अगर पेंशन की योजना तहत पेंशन अगर उनको पहले से मिल रहा है तो महतारी बंधन योजना के तहत 500 रुपए ही मिलेगा, 1000 नहीं मिलेगा। दोनों मिला के 1000, दोनों मिला के 1000 की राशि होनी चाहिए। ऐसी क्यों जरूरत पड़ी मैम कि कैसे ऐसा किया जाए? क्या लगता है कि नहीं, कोई नहीं, बस वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि समय से परिवर्तन होते रहता है। तो किन्हीं महिलाओं की अगर मृत्यु हो गई है तो हो सकता है उनके अकाउंट में पैसा ना आ जाए और ज्यादा फिर वो निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए ये किया जा रहा है। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, पोर्टल नहीं खुला है। जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा ऊपर से तो फिर उनका फॉर्म भरा जाएगा। प्रतिभा बोलदार जी, यहाँ पर क्या करते हैं आप? इसमें अभी आए हैं महतारी बंधन वाला वो जो फार्म भरे थे उसको चेक करना है कि किसका कैसे है करके, कैसा फार्म सही भरा है या गलत, आधार कार्ड गलत है तो गलत है ना, जिसका मृत्यु हुआ उसका नाम को डिलीट करना है। तो मैडम लोग बुलाई है, ये तो पता नहीं, अब जो ऑर्डर आएगी तभी भर पाएंगे। बची है उनका तो सर अभी तो ऑर्डर नहीं आई है, लेकिन जो हम लोग भरे थे वही फार्म अभी हम लोग जमा करना है। जमा नहीं करना है कि चेक करवाना है कि किसका आ रहा है नहीं आ रहा है करके, है ना। और जिसका मृत्यु हो गया है उनका नाम काटना है, और जो लाभार्थी इनसे वंचित है, फार्म भरा हुआ है लेकिन पैसा उनके खाते में नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए कौन सा चीज गलत है, आधार गलत है या उनका नाम गलत है या उनका खाता नंबर गलत है। मेरा नाम पारुल है। आज यहाँ पर आए हुए हैं तो क्या कारण है? महतारी बंधन वाला जो फार्म हम लोग जमा किए थे, फार्म को क्रॉस चेकिंग करना है, इसलिए बुलाया है मैडम। फार्म जमा करने के लिए हम ही लोग के पास रखा हुआ है।
उसको करेक्शन करने से ही लाभ मिलेगा? नहीं, करेक्शन नहीं करना है, करेक्शन करा हुआ है, बस उसको क्रॉस चेक करना है। मतलब कोई मृत हुए हैं जिन लोग का, उन लोग का पैसा आ रहा है। फिलहाल फर्जीवाड़ा करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि महतारी बंधन योजना का लाभ लेने वाले फर्जी लाभार्थी सतर्क हो जाएं, क्योंकि दस्तावेजों की पड़ताल के बाद उन सब पर सरकार की गाज गिरने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इससे पहले पुलिस ने रात 10 बजे दिल्ली के इंडिगो फ्लाइट से मुख्य आरोपी रितेश चंद्राकर को उतरते ही गिरफ्तार किया है। घटना से पहले मुकेश और आरोपियों के साथ में खाना खाया, इसके बाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया। दरअसल 1 जनवरी की शाम मुकेश के पास किसी का फोन आया, उसके बाद वो घर से निकल गया। जब वो लौटा नहीं तो दूसरे दिन मुकेश के परिजनों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने सड़क ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस के सेफ्टी टैंक से भी मुकेश का शव बरामद किया है। खिलाफ में हुआ है, उन चारों आरोपी के पीछे हम लोग लगे हैं, अलग अलग लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारे और जितने जो एक्यूज निकल कर सामने आएंगे इस इन्वेस्टिगेशन में, उनकी भी गिरफ्तारी। कितने लोग अभी तो चार हैं जो प्राइम एक्यूज, अभी 4 हैं। उसके साथ 3 लोगों की 3 लोग हिरासत में है मेरे पास, और एक अभी उसकी घेराबंदी हो रही है, और इसके बाद उनके पूछताछ में जितने लोग और जो शामिल होंगे वो उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। जितने शव बरामद हुआ उसके बाद से घेराबंदी की गई है। जो 3 प्राइम एक्यूज हमारे हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। 4 लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुआ है प्राणा से। अभी पूछताछ से जितने भी और जो आरोपी होंगे, जो अन्य आरोपी होंगे, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। वो 4 लोग कौन कौन है सर जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो अभी डिटेल अभी आईजी सर खुलासा करेंगे, ऑन द वे है, और उसके जो मॉडस ऑपरेंडी है और कहाँ कहाँ हथियार छुपाए गए हैं उसका भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। अभी मैं इतनी जानकारी दे सकता हूँ कि 3 जो मुख्य आरोपी हैं वो हमारे पास गिरफ्तार हैं। इसमें जो 4 जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है वो उसमें सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और राम टेके हैं, जो कि जिनके खिलाफ अभी एफआईआर हुआ है। तो ये तीनों सगे भाई हैं? सुरेश, दिनेश और रितेश तीनों सगे भाई। सर, क्या आरोपियों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे आएगा, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी, सब अब और भी बनाए जाएंगे। सर, मर्डर करने के लिए क्या बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया था या फिर इन लोगों का प्री प्लान था ये? इसमें अभी जांच चल रही है, आगे जैसे ही उसमें पता चलता है तो हम आगे आपको बताएंगे। बिलासपुर में बन रहे संभाग आयुक्त कार्यालय भवन का संभागायुक्त महादेव काबरे ने निरीक्षण किया है। उन्होंने समय सीमा में कार्य पूरा होने पर नाराजगी जो है वो जाहिर की है। महादेव काबरे ने निर्माण की गुणवत्ता पर भी आपको बताते चलें कि सवाल खड़े किए हैं और विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में संभागायुक्त ने कोनी में 200 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। ओपीडी, ट्रायल्स और MIR सिटी स्कैन, निर्माणाधीन लैब कक्षों का बारीकी से अवलोकन किया और निगम आयुक्त अमित कुमार भी उपस्थित रहे हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप 1 दिवसीय बीजापुर दौरे पर रहे। बीजापुर जिले को मिला 65 करोड़ 35 लाख रुपए की सौगात मिली है। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की है। वाले विष्णुदेव साय जी के ये कोर्स पूर्ण होने पर सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर 32 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से अधिक भूमि पूजन, 4 करोड़ 15 लाख से अधिक लागत से लोकार्पण, कुल 36 करोड़ 41 लाख से अधिक राशि की यह विकास कार्य का सौगात बीजापुर जिला को मिला है। और बीजापुर जिला निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही है। आप सबके आशीर्वाद से
भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में अभी दूसरी बार बनी है। आप सबको मालूम है, आज से मैं हर बार आता हूं तो याद कराता हूं 25 साल पहले का, जो 25 वर्ष पहले हम सबका राजधानी भोपाल था, मध्य प्रदेश राजधानी के हिसाब से, और वहां से कोई भी अधिकारी कर्मचारी को यहां भेजा जाता था। उस कर्मचारी, वो जो अधिकारी कर्मचारी के मन में एक भय होता था कि बस्तर क्षेत्र में नहीं जाना है, बस्तर काला पानी की सजा की तरह है। का कोंटा वाला क्षेत्र, भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र, एक समय ऐसा होता था कि वो मांग करते थे कि हमको यहां से अलग करो, हमको कभी तेलंगाना में शामिल करो, कभी हमको आंध्र में शामिल करो, कभी महाराष्ट्र में शामिल करो। ये स्थिति होती थी। दूसरे प्रदेश के लोग यहां के विकास कार्य को देखने आ रहे हैं। तो ये आप सबको मैं उसके लिए बधाई देता हूं। और आज हमारा ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लगातार कोई बात कर रही कभी कल्पना नहीं किए थे। और जिन लोगों ने हमको इस स्थिति में बनाकर रखा था, वो सबसे बड़े दोषी है। देश की आजादी के बाद सबसे लंबा समय इस देश में, इस राज्य में यदि किसी का सरकार रहा तो वो कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी हमारे आदिवासी भाइयों का हित नहीं चाहा, कभी हमारे बीजापुर वासियों का हित नहीं चाहा। आज बीजापुर वासियों मिलने जा रही है। इसके अलावा आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी निर्वाचन आयोग का कोई निर्धारित समय या कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने अभी से सभी थाना चौकियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम कोतवारों का थाना स्तर पर सम्मेलन कराकर उनको चुनाव से पूर्व ग्राम पंचायतों में किसी भी आपराधिक गतिविधि को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने थाना प्रांगण में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कटघोरा थाना क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों के कोतवारों का सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान कटघोरा की तहसीलदार प्रियंका चंद्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रही। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कोटवार सम्मेलन कराने का आदेश प्राप्त हुआ था। इस तारतम्य में कटघोरा तहसीलदार मैडम की उपस्थिति में थाना कटघोरा क्षेत्र के सभी कोटवारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें चुनाव से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर इन्हें सतर्क रहने और कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल हमारे संज्ञान में लाने के लिए निर्देश। आज आगामी जो पंचायत चुनाव नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसके संबंध में सभी कोटवारों को अपन थाना और तहसील स्तर पर बुलवाए थे और उनको एक आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि अपने अपने गाँव में कुछ भी अगर अनुचित घटनाएं होती हैं तो उसके संबंध में हमको तत्काल जानकारी दें और अपना जो उनका गाँव में सूचना तंत्र है उसको थोड़ा एक्टिव करके रखें और उचित समय में जानकारी प्रदान करें। कोटवारों का सम्मेलन रखा गया था श्रीमान थाना प्रभारी कटघोरा एवं तहसीलदार कटघोरा के द्वारा। इसमें पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में आज पूछताछ किया गया, जिसके संबंध में जानकारी दी गई कि अपने क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि है चुनाव के संबंध में या कुछ अवैध है, उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की गई और तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को दिया गया। चुनाव के समय में अगर फोन के माध्यम से सर्वप्रथम थाना प्रभारी को सूचना देना, उसके पश्चात तहसीलदार को। ग्राम चकरा सेवा सहकारी समिति के उपार्जन केंद्र खरकेना में धान बेचने पहुंचे किसानों के चेहरे भी खिले हैं। किसानों ने खरीदी केंद्रों में व्यवस्था, समय पर भुगतान और किसान हितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है और शीघ्र ही टोकन कटने और माइक्रो एटीएम की सुविधा से किसान खुश हैं। उपार्जन केंद्र खरकेना पहुंचे और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने में
से जो है वो किसानों को लाभ मिल रहा है। ग्राम मेड़पार छोटा के किसान राजकुमार कौशिक ने बताया कि 97 क्विंटल धान बेचने पहुंचे। सरकार द्वारा संवेदनशील पहल करते हुए किसानों को समय से पहले भुगतान किया जा रहा है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल रही है और किसान आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। समिति के प्रबंधन कृष्ण गोपाल कौशिक ने बताया कि केंद्र में अब तक 41,000 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 34,000 क्विंटल धान का परिधान किया भी जा चुका है। धान का शीघ्र उठाव कर संग्रहण केंद्रों में पहुंचने की त्वरित व्यवस्था भी की गई है। सहकारी समिति सकर्रा के उपार्जन केंद्र खरकेना है। यहाँ अभी तक 41,000 क्विंटल खरीदी हो चुके हैं, जेमा की 34,000 क्विंटल हम परिधान कर चुके हैं। बचत शेष धान है अभी हवा है, जेमा अभी हमार गाड़ी लग के जाते हैं। जेमा हमार विष्णु देसाई जी के सबसे महत्वपूर्ण ये रोल ये है कि वो है कि जियो कटवा के यहाँ से माल जल्दी मिल तक या संग्रहण केंद्र तक के पहुँचावत है, जेमा किसान मतलब भी कोई असुविधा नहीं होत है। यहाँ हम 3 क्वालिटी के धान खरीदथन, मोटा, पतला और सरना। जेमा मोटा के रेट हवा अभी 2300 रुपये, सरना के भी रेट हवा 2300 रुपये और पतला के रेट हवा 2320 रुपये। जेमा मिल वाला मन ही जो डीओ करते वो हिसाब से वो मन धान लेके जाते, वो गुणवत्ता चेक करे के बाद यहाँ हमारे किसान मतलब कोई प्रकार के असुविधा नहीं हुआ अपन है ना। और यहाँ हमारे साथ सरकार है, सबसे अच्छा ये है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक खरीदी केंद्र हवा है, जहाँ से किसान मतलब धान बेचे में कोई प्रकार के असुविधा नहीं होते। यहाँ तक कि पेमेंट भी है 3 दिन के अंदर पेमेंट आ जावत है, जिसमें किसान मन जाके बैंक से भुगतान अपन पावत है। नाम हरिदास मानिकपुरी है, ग्राम मुरू के रहिया हूँ। मोर धान आज आए मंडी 40 क्विंटल, कट्टी में हवा 100 कट्टी और हमन हाँ वजन भर के लेके आए हमन 40 किलो 800 ग्राम बोरी के साथ। और बढ़िया उठान हुआ थे, जगह उगह बढ़िया बना थे वह, तेकर वजह से हमका सुविधा होते और बढ़िया पानी उनी की व्यवस्था रखा थे वह घला मंडी वाला मन है। और जो विष्णु देसाई सरकार है ओखर ये योजना में बहुत अच्छा हमार धान के ज्यादा दाम मिल पावा थे भाई, और समय से पहले हमका पैसा मिल पावा थे। वो नाम राजकुमार कौशिक, ग्राम मेड़पार छोटा, वहाँ मैं किसान हूँ। 140 कट्टी धान लेके आए हैं, 97 क्विंटल 40 किलो। अभी तक तो कोई समस्या नहीं दिखा थे हमारे नजर में, लगभग बराबर है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हैं हमन के, हमारे समय के पहली धान के पैसा उपलब्ध हो जाते हैं। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की 9वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर के वनमाली सृजन पीठ में साहित्यिक आपको दर्शनी के विभाग का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर आमंत्रित वक्ताओं ने हर खबर के साथ अपने विचार को साझा किया। साथ ही वक्ताओं ने भी बताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की संस्कृति इतिहास से संबंधित उनके संकलन का प्रकाशन किया जाएगा। मैं आपको एक चीज कहा था कि जहाँ भी साहित्य जी वहाँ पर जो मानस है, मानसिकता है, जो व्यवहार है जी जी वो अपेक्षित है और समाज को आगे बढ़ने से रोकता है। जी जी इसको थोड़ा से व्याख्यात करें। हाँ, यहाँ इससे मेरा तात्पर्य ये है कि साहित्य जो है मनुष्य की आत्मा को जो है विकसित करता है और उसे डेवलप करता है। जब तक हम आत्म रूप से उन्नत नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, तब तक हम भौतिक रूप से कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, समाज में वो कहना चाहिए कि शांति जो है, खुशहाली वो नहीं आती है। जी 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 मेरा मानना है कि साहित्य जब अपनी प्रकाष्ठा पे हो तो वो जनमानस से जुड़ता है। जैसे तुलसीदास जी ने एक साहित्य लिखा, आज वो जन जन तक घर घर में बच्चे से लेके बड़े सभी उससे परिचित हैं, सभी उसे पढ़ते हैं, समझते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य ही समाज को बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है, उसे मार्गदर्शन दे सकता है। ये ताकत साहित्य में ही है। ये दरअसल ये प्रश्न आपने थोड़ा सा तकनीकी प्रश्न पूछ लिया। चूंकि मैं साहित्य को उस निकटता के साथ मैंने नहीं उसको पढ़ा है, जाना है। ने कहा कि पढ़ाना भी साहित्य है। नहीं, वैसी व्याख्याएं तो हम फिर कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विधा हो, जो हमें उद्वेलित करे, हमें चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित करे, वही विधा उचित मानी जा सकती है। हाँ, लोक साहित्य जो है आपने देखा कि जो अधिकतर हमारी परंपराओं से चलता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ के जनमानस हैं, वो परंपराओं पे आधारित जो लोक गीत हैं और जो लोक परंपराएं हैं, उन्हें वो दोहराते हैं और वो समाज में उसे प्रक्षेपण उसका करते हैं। निश्चित रूप से हम सब उनके ऋणी हैं। उन्होंने जो समाज के लिए अपनी धरोहर हम सबको बीच छोड़ गए हैं, और उनका साहित्य सदैव से हमारे समाज को एक मार्ग रास्ता दिखाता रहेगा, और वो आज भी प्रासंगिक है। हमें उसे जनमानस तक ले जाने का कार्य करना है, संगोष्ठियों के माध्यम से। स्कूल कॉलेज में भी हम उन्हें किसी न किसी रूप में वहाँ ले जा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साहित्य से परिचित हों और उनसे प्रेरणा लें। साहित्य जो होता है वो लोक के लिए होता है, और डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा का जो साहित्य है वो लोकव्यापी हो, उस दिशा के लिए आप क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आगामी कार्यक्रम 1 मई को उनकी जयंती समारोह के रूप में मनाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। उनके कृतियों को जो अप्रकाशित है उनको प्रकाशित करने, और जो प्रकाशित हो चुकी हैं लेकिन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उन सारी कृतियों का फिर से प्रकाशन करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उनमें से तिरिया जन्म झनिदे, सुसक झन कुर्री सुरताले, ये 2 कृतियां उनकी पिछले साल 2023 में प्रकाशित हुई हैं, और मां महामाया दिव्य ज्योति धाम रतनपुर इस वर्ष जो है वो प्रकाशित होकर के उपलब्ध हो गई है पाठकों के पास। आगामी योजना हमारी जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा और गुड़ी के गोठ, जो उनका छत्तीसगढ़ी संकलन है, इसके प्रकाशन की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि 1 मई को जयंती समारोह में छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा और गुड़ी के गोठ का विमोचन समारोह हम आयोजित कर सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आपको बताते चले कि वक्ताओं ने अपने विचार यहां पर रखे। दरअसल डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई है, जहां पर बड़ी संख्या में साहित्यकार यहां पर पहुंचे थे, और साहित्यिक विमर्श का आयोजन भी रखा गया, जहां पर बड़ी संख्या में साहित्यकार वक्ताओं ने अपने विचारों को साझा किया, और साथ ही उन्हें उनकी तिथि पर याद भी किया, साहित्यिक विमर्श किया। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में वक्ता भी पहुंचे और साहित्यकार भी पहुंचे हैं। साहित्यकार ने भी अपने विचार साझा किए हैं। साहित्यिक विमर्श का यहां पर आयोजन हुआ था, जहां पर बड़ी संख्या में वक्ताओं ने अपने विचारों को रखा। दरअसल उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया और साथ ही उनके कार्यों को याद किया है। वक्ताओं ने यहां पर इस दौरान अपने विचारों को भी प्रकट किया। दरअसल 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। वनमाली सृजन पीठ में साहित्यिक विमर्श का जो है वो आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर आपको बताते चलें कि आमंत्रित वक्ताओं ने अपने विचारों को साझा किया, और साथ ही वक्ताओं ने बताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की संस्कृति इतिहास से संबंधित है।
उनके संकलन का प्रकाशन किया जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।